हेलो वेलकम एवरीवन। सो आज हम करने वाले एक नया टॉपिक। आज है लेक्चर नंबर 12 ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फॉर क्लास 10th। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही कमाल का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल को निकाला किस तरह जाता है, ठीक है। स्नेल्स लॉ भी हम करने वाले हैं, जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था हमारा। और यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो आप देख रहे हो, रिफ्लेक्शन। अभी तक तो हम रिफ्रैक्शन कर रहे थे, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन किस तरह होगा ये आपको सिखाया जाएगा। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको कराया जाएगा कुछ अच्छे न्यूमेरिकल, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग होगा। तो बने रहेंगे स्टार्टिंग से और नोट्स बनाते जाएंगे स्टार्टिंग से मेरे साथ। और जहाँ पे आपको बोला जाए आप कॉपी करो, आप कॉपी करेंगे पॉज करके। जहाँ बोला जाए वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, वहाँ पर वीडियो पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नहीं बने तो फिर से सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। जब एक इंसिडेंट रे किसी इंटरफेस को टकराता है या फिर कहीं पे किसी इंटरफेस में इंसिडेंट होता है और उसमें एक पर्टिकुलर एंगल जिसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में रिफ्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। मतलब क्या है, देखो समझो ज़रा। पहले स्टेटमेंट वगैरह लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे क्या होता है ये। सो स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट strikes the interface at an angle greater than critical angle, then it gets reflected in the same medium, okay. This phenomena is called total इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान देना, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है। तो क्या है स्टेटमेंट, जरा फिर से पढ़ेंगे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द इंटरफेस एट एन एंगल, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द इंटरफेस, यहाँ पे एक बात याद रखना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यहाँ पे ऐड कर देना ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। जस्ट अ सेकेंड। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम denser to rarer medium या media. When a ray of light travels from या traveling from denser to rarer media, medium कर लो, media तो प्लूरल हो जाएगा, medium the strikes the interface होना चाहिए यहाँ पे, okay, yes, strikes the interface, strikes, okay. When a ray of light traveling from denser to rarer medium strikes the interface at an angle greater than critical angle, then it gets reflected in the same medium. The phenomenon is called as total internal reflection. Now आपको ये समझना है critical angle क्या होता है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे, आराम से समझना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर आपको एक बार में समझ आ गया, ऐसे समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। देखो ये इंटरफेस है हमारा। ऊपर में हम मान लेते हैं हमारे पास कोई मीडियम है, इसे मान लेते हैं मीडियम 1। ये है मीडियम 1 और नीचे में मीडियम 2, नीचे में है मीडियम 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम अलग अलग एंगल पे रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेंगे, अलग अलग एंगल पे। जैसे एक इंसिडेंट रे हम इस तरह बनाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल बनाकर रिफ्रैक्शन दिखाना है हमें, ये नॉर्मल। फिर इस इंसिडेंट को और झुकाएंगे, इसे और झुकाएंगे, ठीक है। फिर इसे और झुकाएंगे,
और झुकाएंगे, देखना क्या होगा वो बताना है आपको। अब देखिए समझिएगा, तो इन सारे केसेस में क्या होगा, ऊपर वाला मीडियम हम मान लेते हैं ये डेंसर है और नीचे वाला मीडियम रेयरर है। दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयरर। ओके नाउ अब यहाँ देखो लाइट डेंसर से रेयरर ट्रेवल कर रहा है, डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर जब लाइट ट्रेवल करेगा इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अपने पाथ को फॉलो ना करता हुआ ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, इधर चला जाएगा, बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे भी देखो डेंसर टू रेयरर, ये इधर ना जाता हुआ ये इधर फ्लो कर जाएगा, बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अब इसको जितना हम बेंड करेंगे इधर, देखो यहाँ पे एंगल आई कुछ, यहाँ पे एंगल आई उससे ज़्यादा, यहाँ पे एंगल आई, यहाँ पे एंगल आई, ये एंगल आई इससे कम है, मतलब ये वाला एंगल आई, ये इंसिडेंट एंगल इससे ज़्यादा है। हम एंगल आई को और बढ़ाते हैं, जब और ज़्यादा हम इस एंगल आई को बढ़ाएंगे तो ये रे ऑफ लाइट अब दूसरे मीडियम में ना जाकर सीधा इस इंटरफेस पे इस तरह से जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस, जब सरफेस पे ही रे ऑफ लाइट सीधा चला जाए, मतलब अगर हम जिसको झुकाएंगे, जैसे खुद से इमेजिन कर सकते हो, ये इंसिडेंट रे इधर आया, ठीक है, बेंड हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर और इंसिडेंट रे को और झुकाएं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर बेंड किया, ज़्यादा झुकेगा इस बार, ये इस बार और ज़्यादा झुकेगा, ये इस तरह से लगभग झुका। फिर और जब हम बेंड करेंगे रे ऑफ लाइट को, और ज़्यादा बेंड किया जाएगा रे ऑफ लाइट को, तो ये रे ऑफ लाइट इस इंसिडेंट एंगल देखो इसका और जब बढ़ा दिया गया तो ये रे ऑफ लाइट इस तरह से इस इंटरफेस को ग्रेज करता हुआ ऐसे निकलेगा। इसे कहते हैं हम ग्रेजिंग इमर्जेंस। और अगर फर्दर हम इस लाइट को और बेंड करेंगे, अगर फर्दर इस इंसिडेंट रे को और ज़्यादा बेंड किया जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए इसे फर्दर और ज़्यादा बेंड किया गया, तो अब ये रे ऑफ लाइट वापस इसी मीडियम में चला जाएगा, इसी मीडियम में वापस चला जाएगा। तो अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे डेंसर से रेयरर ट्रेवल कर रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे डेंसर से रेयरर जा रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे डेंसर से क्या हो रहा है, इंटरफेस में चला जा रहा है, मतलब ठीक है बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन स्टॉप्स, यहाँ पे रिफ्रैक्शन स्टॉप्स। अब रिफ्रैक्शन रुक गया तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन रुकने के बाद ये क्या हो रहा है, वापस से जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट था, इंसिडेंट रे जिस मीडियम में था उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे भी है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्शन, और इसी रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब और बात सुनो इसमें क्या क्या है। यहाँ पे तो आपको पता है रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ होगा, स्नेल्स लॉ फॉलो करेगा, यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ फॉलो करेगा, यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ। ठीक है, जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए तो यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ फॉलो करेगा। देखो एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं है, स्नेल्स लॉ यहाँ भी फॉलो करेगा। बट यहाँ पे जब हम आते हैं तो रिफ्रैक्शन बंद हो जाता है। अब जैसे रिफ्रैक्शन खत्म हुआ, अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। अब ये तो केस हो गया रिफ्लेक्शन का। देखो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है विदाउट एनी मिरर, यही मैंने आपको बताया था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन किस तरह पॉसिबल है बिना किसी मिरर के। तो यहाँ पे देखो ये हो रहा है रिफ्लेक्शन ना, रे ऑफ लाइट जिधर से जिस एंगल से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कॉपी करेंगे इतना, अभी और बातें यहाँ पे आपको समझाएंगे, पहले इतना कॉपी कर लो। चलो हो गया कॉपी। अब और बातें सुनो यहाँ पे क्या क्या है। हमने कितना केस लिया है, 1 2 3 4, हमने कंप्लीट 4 केसेस लिया। अब इन 4 केसेस में जो लास्ट 2 केसेस है उनको देखना है आपको, सिर्फ ये केस और ये केस। एक ये केस लिख लेते हैं, 4th केस और 5th केस, इन दोनों को देखो ध्यान से। अब ये जो एंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम C से। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे लिख लेना क्रिटिकल एंगल। मैंने बताया था, यहाँ पे देखो चेक करो, यहाँ क्रिटिकल एंगल आया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ
incidence for which the angle of refraction is 90 degree is called critical angle। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल बन गया। दिस आई इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये एंगल को, इसी एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये एंगल क्रिटिकल एंगल तब कहलाएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, और इस केस में ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है, ग्रेजिंग इमर्जेंस। इसके बाद क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर तुम वैल्यू बढ़ाओगे, मतलब अगर आई इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, अगर आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से तुम ज़्यादा कर दो तो इस केस में होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन विदाउट मिरर, रिफ्लेक्शन विदाउट मिरर। समझ पा रहे हो? किसी तरह कोई डाउट कन्फ्यूजन होने से कमेंट ज़रूर करना। चलो, अगर समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट प्रॉपर बिल्ड हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को शेयर, एक लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ आए कि जो कंटेंट बना रहा हूँ मैं वो आपको समझ आ रहा है या नहीं। एक बार ज़रूर कमेंट कर देना कि यस अच्छा लगा या फिर कैसा लगा। अगर बुरा भी लगा हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करके बता देना, सर बहुत बुरा पढ़ाते हो आप, ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप अगर कमेंट कर सकते हो आप। तो आइए देखिए फिर से। तो अगर हम फोर्थ और फिफ्थ केस देखें तो फोर्थ केस में एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। इस केस में ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा। अब जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो इस केस में होगा रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन स्टॉप हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन विदाउट मिरर। और यहाँ पे देखिए इससे पहले वाले केस में, केस 1 और 2 में, इन दोनों केसेस में ज़रा देखो फिर से। अब केस 1 और 2 में देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है या क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, इन दोनों केसेस में। तो इन दोनों केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे इसी को लेकर के पूछेगा, और जब रे डायग्राम बनाने के लिए आपको देगा तो आपको ये पता होना चाहिए कब ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, कब रिफ्रैक्शन होगा और कब रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। 2 मीडियम में, अब यहाँ पे कोई मिरर तो है नहीं कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तुम भी सोचोगे, लेकिन ऐसा होता है जब लाइट रे को तुम, इंसिडेंट रे को इतना तुम बेंड कर दो कि वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में चला जाए बिना किसी मिरर वगैरह के, तो उसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या बातें याद रखनी है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल है, इससे कम जब होगा तो इसे हम कहेंगे कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। स्नेल्स लॉ यहाँ पे वैलिड है, यहाँ हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। आगे देखेंगे उसके बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, ना दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ दिस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, क्रिटिकल एंगल का एक वैल्यू मिल जाएगा हमें। अब उसके बाद जब क्रिटिकल एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, उससे ज़्यादा हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल क्या है? तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। अब अलग अलग मीडियम के लिए, अलग अलग इंटरफेस के लिए अलग अलग क्रिटिकल एंगल होता है। जैसे एयर वाटर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, एयर ग्लास इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल अलग होगा, ग्लास और वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल का इंटरफेस या फिर क्रिटिकल एंगल का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये सब सीखेंगे आगे किस तरह हम निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसी तरह भी हो जाएगा, इसका कुछ कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस देख लेते हैं हम। कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें देखिए फर्स्ट कंडीशन आपको डेफिनेशन में ही मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, रे ऑफ लाइट को डेंसर से रेयर जाना है, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR होगा। रेयर से डेंसर जाएगा तो कभी नहीं होता है। रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ओके। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाएगा तब उस केस में हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, कभी भी रेयर से डेंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? डेंसर से रेयर जाना चाहिए रे ऑफ लाइट को। सेकंड कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। प्लीज़ कॉपी करें इनको। नाउ देखें, मतलब कंडीशन में हमने क्या देखा, रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेरर ट्रेवल करेगा तब यहाँ पे 3 कंडीशंस पॉसिबल है। पहला कंडीशन, तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। पहला सिचुएशन तो ये है। ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल तो इस केस में रिफ्रैक्शन होगा। सेकंड केस, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, सो हियर यहाँ पे होता है ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेज करता हुआ इमर्ज करेगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस। नाउ थर्ड पार्ट, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो इस केस में होगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस केस में होगा रिफ्लेक्शन और इसे ही हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ हमें कैसे पता चले कि किस मीडियम के लिए, किस इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है और कहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज मेरे पास 2 इंटरफेस है, इस तरह से 2 इंटरफेस है। ये इंटरफेस है वाटर, ये है वाटर और ये है एयर। दिस इंटरफेस इज वाटर and this is air. This medium is water, this medium is air, and this is the interface boundary separating these two medium. अब अगर हम यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट इस तरह से इंसिडेंट करते हैं इंटरफेस पे, ये इंसिडेंट लाइट है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे तो देखने से लगता है दैट ये वाटर है, ये एयर है, ये डेंसर है, रेरर है। तो इसमें रिफ्रैक्शन कराने के लिए हम एक नॉर्मल बनाएंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल बनाने के बाद डेंसर से रेरर जा रहा है, मतलब कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करना चाहिए, तो ये मूव कर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये रिफ्रैक्शन ही होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा? क्योंकि हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हमने अभी पढ़ा दैट यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा? रे इस तरह बेंड कर जाएगा या वापस इसी मीडियम में चला आएगा, ये होगा या ये होगा? कैसे पता चलेगा हमें कि ये दोनों में रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा? कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक कैलकुलेशन है यूजिंग स्नेल्स लॉ। आइए पता करते हैं क्या है। ठीक है, तो हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें क्रिटिकल एंगल पता चल गया तो हम डिसाइड कर पाएंगे। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है तब तो रिफ्रैक्शन होगा, ये दोनों बराबर है तब तो ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, ये इससे बड़ा है मतलब रिफ्लेक्शन होगा। मतलब हमें कैलकुलेट करना होगा क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्रिटिकल एंगल बनाना पड़ेगा। मान लो ये जो वैल्यू है ये हो गया इंसिडेंट एंगल आई। ठीक है, अब इस इंसिडेंट एंगल आई के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम बना लेते हैं कि ये है 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री। एक सेकेंड, सॉरी, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री। नॉर्मल इस तरह होगा, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो हम मान लेते हैं ये किसी एंगल के लिए ये क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। जब किसी इंसिडेंट एंगल के लिए जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो तो उस केस में एंगल आई क्रिटिकल एंगल बन जाता है। एक मीडियम है वाटर और एक मीडियम है एयर। हम मान लेते हैं इस मीडियम का, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है तो हम मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और इसे मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम। अब ध्यान से यहाँ देखो,
रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। आइए, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उठा रहे हो उस मीडियम का एंगल उठाओगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स d इंटू साइन ऑफ, कौन सा साइन है इस मीडियम में, एंगल आई का, इज इक्वल टू यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम इंटू यहाँ पे कितना है, साइन ऑफ 90 डिग्री है, तो साइन ऑफ 90 डिग्री। आपको ध्यान देना यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप क्रिटिकल एंगल निकाल रहे हो यूजिंग स्नेल्स लॉ, दिस इज स्नेल्स लॉ, दिस इज स्नेल्स लॉ। सो आगे बढ़ाएंगे हम अपना कैलकुलेशन। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इनटू, अब ध्यान से देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन गया है, मतलब ये जो 90 डिग्री है ये रिफ्रैक्टेड एंगल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि इस एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री, तो ये बन गया क्रिटिकल एंगल। तो हम आई के प्लेस पे लिखेंगे C इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम इनटू, मैंने आपको साइन टेबल दिखाया था जब मैं पढ़ा रहा था स्नेल्स लॉ, या फिर आप इससे पहले के पहले वाले वीडियो में जाकर देख लेना साइन टेबल, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब आगे देखो यहाँ पे साइन C इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, यहाँ से हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। So this is the value of critical angle. Sin C is equal to refractive index of rarer medium divided by refractive index of denser medium. अगर इस तरह समझ में नहीं आए तो यहाँ पे इस तरह समझना कि ऊपर में छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है और नीचे में बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कम और यहाँ लिखेंगे ज़्यादा, मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर रखना है, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे रखना है। if rarer medium is air, if rarer medium is air तब क्या होगा, अगर रेयर मीडियम एयर है तब क्या होगा, तब क्या होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ 1 और ये रेयर मीडियम है, तो क्रिटिकल एंगल साइन C बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, दैट मीन्स साइन C इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, रेयर मीडियम क्या है हमारा, एयर है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, मतलब साइन C का वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। यहाँ से आपको अगर एक इंटरफेस एक मीडियम एयर है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद करना है तो इसे याद रखो, ऊपर में कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे में ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। अगर हमें पता चल गया कि क्रिटिकल एंगल किसी सरफेस के लिए इतना है तो हम वहाँ पर देख पाएंगे कि इस पर्टिकुलर एंगल के लिए रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। क्वेश्चन कराएंगे, पहले कॉपी कर लो, अभी आपको हो सकता है समझ ना आ रहा हो, घबराना मत, क्वेश्चन कराएंगे। चलो हो गया कंप्लीट। याद क्या रखना है आपको, याद क्या रखना है, साइन C बराबर ऊपर में छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम हो उसको ऊपर रखेंगे, नीचे वाले में बड़े वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रखेंगे। छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना याद रख लोगे आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब हम, कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अब क्वेश्चंस करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, रब करें, चलो हाँ भाई, तो क्वेश्चन है फाइंड द क्रिटिकल एंगल। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर एयर एंड अ मीडियम x एंड अ मीडियम x, कोई मीडियम है x एयर और एक मीडियम x जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 इंटरफेस, ठीक है। हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है दो मीडियम का, एक मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है x। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 2 और इन दोनों के इंटरफेस में क्या क्रिटिकल एंगल होगा हमें ये बताना है। तो ये सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे। साइन C इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम छोटा वाला डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम बड़ा वाला। अब यहाँ देखो साइन C इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
रेयर मीडियम। अब यहाँ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम के प्लेस पे एयर है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मीडियम है वो x है, तो x लिखेंगे। दैट मीन्स साइन ऑफ c इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x इज 2, तो साइन ऑफ c आ गया 1/2, तो c का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। नाउ साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होता है? 30 डिग्रीज के लिए c का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्रीज। अगर आपको साइन टेबल नहीं याद है तो आप वीडियो में जाकर के पीछे जाकर देख सकते हो, वीडियो नहीं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। शायद लेक्चर 10th या 11th में मैंने आपको साइन टेबल स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था कि कितना होगा क्या होगा, जब स्नेल्स लॉ पढ़ रहे थे हम तब। तो c का वैल्यू होगा 30 डिग्री, मतलब इन दो इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है 30 डिग्री। तो इन दोनों इंटरफेस में रिफ्लेक्शन होगा रिफ्रैक्शन होगा, अब आप बता सकते हो क्योंकि क्रिटिकल एंगल आपको पता चल गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कॉपी कर लो जब तक। क्वेश्चन नंबर 2, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, जिसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या प्रिज्म, जो भी बोल लो। अब इंसिडेंट रे इस तरह से गया, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस, इंसिडेंट रे इस तरह से गया और क्या क्या गिवन है 1 मिनट देख लेने तो। यस, ये ग्लास इंटरफेस है, दिस इज़ ग्लास, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका क्रिटिकल एंगल गिवन है इस ग्लास का। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42 डिग्रीज, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42 डिग्रीज। कंप्लीट द रे डायग्राम, क्वेश्चन है कंप्लीट द रे डायग्राम। ट्राई करेंगे एक बार खुद से, वीडियो पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा फिर सॉल्यूशन देखेंगे। चलो हो गया, ट्राई कर लिए, आगे बढ़ें। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, मतलब ये सिचुएशन है नॉर्मल इंसिडेंस का, बाहर है एयर का मीडियम, इधर भी एयर और बीच में है ग्लास। मतलब ये कि ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, ठीक है, और वापस से ये है रेयर मीडियम। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल करता है तो बेंड करता है, ये बात हमने रिफ्रैक्शन में सीखा था, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। बट यहाँ पे ये जो इंसिडेंट एंगल है ये नॉर्मल इंसिडेंस का है कि नहीं? ये तो नॉर्मल इंसिडेंस का है। अब नॉर्मल इंसिडेंस के केस में जब एंगल आई 0 डिग्री हो तो क्या यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगता है? नहीं लगता। स्नेल्स लॉ यहाँ पे भी इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट सीधा जाएगा इस तरह से विदाउट बेंडिंग। नॉर्मल इंसिडेंस में बेंडिंग नहीं होता, मतलब लाइट अंदर जाएगा सीधा। अब इस पोजीशन पे, इस प्लेस पे जब लाइट बाहर निकलेगा तो बेंडिंग होगा, अगर बाहर निकलता है तो। लेकिन कैसे पता चलेगा ये रे ऑफ लाइट बाहर निकल जाएगा या अंदर ही रिफ्लेक्ट करके रह जाएगा? इसके लिए हमें इस पर्टिकुलर ग्लास का अंदर जो मीडियम है उसका क्रिटिकल एंगल देखना होगा, ठीक है। क्रिटिकल एंगल है 42। अब क्रिटिकल एंगल 42 है तो हमें देखना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। इस पॉइंट पे हमें चाहिए रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा, हमें नहीं पता, अभी देखना पड़ेगा उसे। तो इस पॉइंट पे सबसे पहले तो आप नॉर्मल बना लो, ये रहा नॉर्मल, ठीक है। अगर ये 45 है, ये 90 है तो ये भी 90 हुआ, ठीक है। ये 90, ये 45, तो ये एंगल कितना हो गया? ये भी हो गया 45। अच्छा ये देखो, क्या ये 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस है?
बिल्कुल नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज 45 डिग्री। देखो ये नॉर्मल है ना, इस सरफेस से ये सरफेस, ये नॉर्मल, मतलब ये पूरा 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री में ये 45, तो नीचे भी 45। तो यहाँ पे ये मतलब ये है कि एंगल ऑफ आई इस इंटरफेस के लिए, इस इन दोनों मीडियम के लिए, इस इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ आई है 45 डिग्री। एंगल आई इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री। अब देखो एंगल आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा है इसके लिए, एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? मैंने आपको 3 केस बताया था। जब एंगल आई क्रिटिकल एंगल से कम हो, रिफ्रैक्शन होगा। एंगल आई क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो टोटल इंटरनल बराबर होगा तो ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा। और जब एंगल आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, देखो एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तब क्या होगा? यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो मतलब ये रिफ्लेक्ट करके इसी मीडियम में आ जाएगा वापस। ये एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाता हुआ ये वापस इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे वापस इधर आया तो यहाँ देखो ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा कि नहीं? जैसे ये 45 डिग्री, तो ये कितना होगा? ये भी 45 डिग्री होगा कि नहीं? ये नॉर्मल है, ये पूरा 90 डिग्री, ये 45, तो ये भी 45। अब ये 45, ये भी 45, तो ये कितना? 90। मतलब नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब रे इस तरह से निकलेगा। तो ये हो गया कंप्लीट रे डायग्राम। क्लियर? कॉपी करेंगे, समझ कर इसी तरह बनाएंगे। स्टार्टिंग में क्वेश्चन हो सकता है ना बने, बट लास्ट का क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा उस क्वेश्चन को आप लोग सब बना लोगे, ये गारंटी है। अभी आप समझो सिर्फ कहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, कैसे पता चलेगा, किस इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल कितना है, उसका इंसिडेंट एंगल कितना बन रहा है, वो सबसे डिसाइड कर सकते हैं हम कि क्या होने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ट्राई करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्टी डिग्रीज, 60 डिग्रीज, दिस इज 90, दिस मीडियम इज ग्लास, दिस इज ग्लास, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 3/2। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 3/2, और भी बहुत सारा वैल्यूज गिवन है। साइन इनवर्स 3/4 का वैल्यू गिवन है 49 डिग्रीज, साइन इनवर्स 3/4, एंड साइन इनवर्स 2/3 का वैल्यू 42 डिग्रीज। चलिएगा ट्राई करेंगे, कंप्लीट द रे डायग्राम। चलो आओ देखो, कंप्लीट द रे डायग्राम। यहाँ से इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे गिवन है, कंप्लीट द रे डायग्राम किस तरह करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही अप्रोच यूज़ करेंगे। देखो ये नॉर्मल इंसिडेंस है, लाइट विदाउट बेंडिंग अंदर जाएगा। अब यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद डिसाइड करना है। ये 30, ये 90, तो बचा ये एंगल कितना हो जाएगा 60। अब देखो यहाँ पे ज्योमेट्री तो यूज़ करना पड़ेगा। ये 60 डिग्री हुआ, ये 60, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस इंटरफेस के लिए हो गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल के बराबर है, उससे कम है, उससे ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा? तो उसको निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, हमें क्रिटिकल एंगल का वैल्यू नहीं पता। इस इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना है, रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा, पता चलेगा क्रिटिकल एंगल का वैल्यू से। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकालेंगे, साइन ऑफ सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, लाइट यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब ये एयर है बाहर में, बाहर कुछ नहीं दिया मतलब एयर है, ठीक है, इसको समझ लेना। बाहर एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज 3/2, मतलब ये हो गया 2/3। दैट मीन्स साइन का सी का वैल्यू, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 2/3। देखो क्या क्वेश्चन में साइन इनवर्स ऑफ 2/3 का वैल्यू हमें पता है क्या? साइन इनवर्स ऑफ 2/3 का वैल्यू है 42।
मतलब ये हो गया क्रिटिकल एंगल का वैल्यू किस इंटरफेस के लिए, ग्लास एयर इंटरफेस के क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 42। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो एंगल है 30 डिग्री, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, दैट इज 42 इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तब यहाँ पे होता है रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा। देखो डेंसर से रेयर जा रहा है तो बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, इस तरह से बेंड करके निकलेगा। अब ये एंगल हो गया रिफ्रैक्शन। अगर क्वेश्चन में एक और दे देता फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो फाइंड एंगल आर या एंगल ई, इसे एंगल ई अगर दे दें इमर्जेंट एंगल, तो फाइंड एंगल ई। ठीक है, एंगल ई निकालो। कैसे निकालते, सेम स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे इन दोनों इंटरफेस के लिए। कैसे यूज़ करेंगे देखिएगा, यहाँ देखो इसका एंगल और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंट। अगर हम इसे इमर्जेंट एंगल मान लें, स्नेल्स लॉ यूज़ करके निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। अब यहाँ से देखिए ये आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू साइन ई। दैट मीन्स ये आ गया 3/4 इज इक्वल टू साइन ई। अब देखो यहाँ पे ई का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/4। देखो साइन इनवर्स ऑफ 3/4 का वैल्यू कितना है, 49 डिग्रीज। दैट मीन्स एंगल ई है 49 डिग्रीज। तो दो चीज़ यहाँ पे आपको पता चल गया, एक तो ये रिफ्रैक्ट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, ये आप क्रिटिकल एंगल के वैल्यू से देखकर निकाल सकते हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो इस केस में रिफ्रैक्शन होगा। तो किसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ही ये मतलब अगर रिफ्रैक्शन होगा तो कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगा। तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इस केस में हम एंगल ऑफ इमर्जेंट मान लेते हैं क्योंकि फाइनली रे इमर्ज कर रहा है। इसे निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इसका एंगल, साइन ऑफ इसका एंगल इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का इंटू साइन ऑफ इसका एंगल, तो वैल्यू आ जाएगा 49 डिग्रीज। तो ये एक थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस आपको बता देंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, जो आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में समझ आएगा, या फिर इसी चैप्टर में तो कवर कर चुके हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आगे चैप्टर में क्या, चलो देखो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये ग्लास है, इसके क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है 42 डिग्रीज, और इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से गया, इंटरफेस पे टकराया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 42 डिग्रीज। ये है एयर, ये ग्लास, ये एयर। कंप्लीट द रे डायग्राम, कंप्लीट द रे डायग्राम। चलो करते हैं, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू तो पता है हमें, करते हैं। चलो अब ये लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले तो नॉर्मल बनाना होगा। नॉर्मल बनाने के बाद ये 42 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 53। नाइन्टी माइनस 42 क्या हो जाएगा, 48 है ना, 48 यस। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 48 डिग्री। अब ये 48 डिग्री ध्यान से देखो, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है कि नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 48 डिग्री, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है ये। तो फाइनली यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, होगा क्या, यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट रे यहाँ से सेम एंगल बनाता हुआ, मतलब 48 डिग्री बनाता हुआ इधर आ गया। अब इस पॉइंट पे हम बनाएंगे नॉर्मल, ये हुआ नॉर्मल। अब यहाँ देखो, अगर ये 48 डिग्री है तो ये एंगल कितना बनेगा, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से ये 48 डिग्री, ये 90,
90 होगा, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ये 48 तो ये 42 होगा। ज्योमेट्री है, समझ रहे हो। 48 है तो नीचे 42, कंप्लीट करेंगे ट्राइंगल तो हमें मिल जाएगा ये, क्या है नहीं है। अब आगे देखो, अब आगे क्या करना है, यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री और यहाँ पे इस इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 42। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल तो क्या होता है, तो होता है ग्रेजिंग इमर्जेंस, मतलब ये लाइट रे इसको ग्रेज करता हुआ इस सरफेस को, इस इंटरफेस को निकलेगा इस तरह से। तो दिस इज द कंप्लीट रे डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट बार मैं आपको फिर से बता दूं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इन तीनों केसेस में अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है। फर्स्ट केस में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल तो यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा ग्रेजिंग इमर्जेंस और ये हो जाएगा TIR। कॉपी करेंगे। नाउ अब हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पे जो आप क्लास 10th में सीखोगे वो है मिराज का। मिराज डेजर्ट में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जहाँ पे आपको ऐसा आपने सुना होगा कि डेजर्ट में दूर से देखने से ऐसा लगता है कि पानी है, बट पास जाकर जब पास जाते हैं तो पता चलता है वो पानी नहीं था, वहाँ पे रेत ही है। तो बहुत ज़्यादा जब रेत गर्म हो जाता है तो रेत गर्म होने से उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आने लगता है, जिसके कारण ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। एंड दिस इज़ द ऑप्टिकल इल्यूजन मिराज। मिराज इज़ द ऑप्टिकल इल्यूजन, इट इज़ द ऑप्टिकल इल्यूजन इन डेजर्ट। अब ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता कैसे उसको समझ लो ज़रा। देखो ये डेजर्ट है, ये डेजर्ट है, ठीक है। इस डेजर्ट में कहीं दूर में कोई इस तरह से पेड़ है, लाइट का प्रॉब्लम, ये कोई पेड़ है, दिखाई पड़ रहा है क्या आपको क्लियर? सो यहाँ पे देखो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे हम, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। ये बात याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। और नीचे रेत है, गर्म रेत, नीचे ज़्यादा हीट होता है, ऊपर कम होता है थोड़ा, तो टेम्परेचर नीचे जाएंगे हम तो ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। अब जब नीचे आ रहे हो तो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो नीचे आने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार घटता जाएगा। देखो यहाँ से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यहाँ से ये कम, यहाँ से ये कम, मतलब नीचे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर होता जाएगा, रेयर ये डेंसर, रेयर रेयर रेयर, इससे ज़्यादा इस तरह से बढ़ता जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पार्ट का, उससे कम इस पार्ट का, उससे कम इस पार्ट का, उससे कम इस पार्ट का और सबसे कम इस पार्ट का। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घटता जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटने से होता है क्या, ये ग्राउंड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के घटने से होता क्या है ज़रा ये समझेंगे। सपोज यहाँ से लाइट रे आया इस तरह से, ठीक है, यहाँ नॉर्मल बनाएंगे। अब इन दोनों मीडियम को देखो तुम, इन दो मीडियम्स को देखो, ऊपर में है डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार घट रहा है, मतलब ऊपर डेंसर है और इसके कंपैरिजन में ये रेयर है। तो व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इस तरह अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो ये फिर से बेंड करेगा। तो इस तरह बेंड करते करते एक वैल्यू ऐसा आता है कि जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एंगल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फाइनली रे ऑफ लाइट यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है सेम मीडियम में। यहाँ पे एंगल आई है और यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ये इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सॉरी एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इस केस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो जो यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है इस पोजीशन पे, जो ऑब्जर्वर यहाँ पे है उसे ऐसा लगता है कि ये लाइट रे कहीं नीचे से आ रहा है, नीचे से, मतलब ये हुआ कि उसे ये पेड़ नीचे कहीं बना हुआ नज़र आता है कुछ इस तरह से।
सिर्फ एक सिनेरियो बता रहे हैं आपको, प्रॉपर फिगर तो नहीं बन पा रहा है फिर भी, और लाइट का भी थोड़ा इशू है, तो कोशिश कर रहे हैं फटाफट ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए लाइट कंप्लीट जाने से पहले। तो इस तरह से ये पेड़ कुछ नीचे इस तरह से उल्टा नज़र आता है, मतलब इस तरह देखो कि इसका रिफ्लेक्शन उसे दिख रहा है नीचे की तरफ, तो उसे लगता है कि यहाँ पे पानी है जिसके कारण ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऐसा होता नहीं, ये रेत में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो कि कम्प्लीटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये तो एक यूज़ हो गया। दूसरा यूज़ जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं दैट इज़ इन ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स जनरली हम ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन या फिर इंटरनेट सर्विसेज के लिए। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड का सर्विसेज जो होता है ना, इंटरनेट सर्विसेज, वो ऑप्टिकल फाइबर के कारण हो पाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड ट्रांसमिशन होता है। जब सिग्नल्स ट्रांसमिट होता है तो ऑप्टिकल फाइबर में बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टेलीफोन्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं इसको, टेलीफोन वायर्स में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारा है, जैसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जिस तरह से कटिंग किया जाता है, डायमंड्स को इस तरह से कटिंग किया जाता है कि उसका इंसिडेंट एंगल, जब लाइट इंसिडेंट हो उस पर, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हो जाता है, ताकि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाए। तो डायमंड का कटिंग डायमंड का ब्रिलियंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अंदर लगातार वो टकराता रहता है, एक बार लाइट रे अंदर गया तो वो अंदर ही वापस से रिफ्लेक्ट करता रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, चमकता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ एप्लीकेशंस हैं। मेन एग्जाम्पल्स तो आपका ये है जिसे आपको समझना है 10th लेवल पे। बाकी सब जो क्वेश्चंस मैंने कराया आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, उतना क्वेश्चन आप कर लो, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये टॉपिक आपको आसान लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर और कौन सा टॉपिक लेकर आते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच।